हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, अर्थशास्त्र विभाग, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। इस विषय पर आज हमारी चर्चा आपके साथ होनी है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। दोस्तों, आज हमारे इस लेक्चर का विषय आधारभूत संरचना का विकास एवं भारत है। आज इस लेक्चर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भारत के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेक्चर्स को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करें तथा अपने सुझाव एवं प्रश्न को हम तक कमेंट के द्वारा प्रेषित करते रहें, जिससे आपके प्रश्न का सही उत्तर सहज और सरल भाषा में हम आप तक प्रेषित कर सकें और इस कड़ी को और मजबूत और प्रभावशाली बनाया जा सके। Please subscribe and like this channel and send your suggestions and questions to us by comments so that the answer of your questions can be sent in a simple and easy manner, and this link can be made more effective for you. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, अर्थशास्त्र विभाग, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। इस विषय पर आज हमारी चर्चा आपके साथ होनी है। छात्रों, हमारा आज का विषय आधारभूत संरचना का विकास एवं भारत अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भारतवर्ष में क्या स्थिति है, ये है जिसके बारे में हम अब आपसे चर्चा प्रारंभ करते हैं। छात्रों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह चर्चा कर लें कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। छात्रों, आधारभूत संरचना से आशय किसी देश के आर्थिक प्रगति के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनसे है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हम कह सकते हैं कि ऊर्जा, परिवहन, वित्त, औद्योगिक इकाइयाँ एवं संरचना, संचार माध्यम या प्रबंधकीय संसाधन, बीमा सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं, ये सारे संसाधन मिलकर के उस देश की आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स हैं उन्हीं को हम आधारभूत संरचना कहते हैं। तो ये आधारभूत संरचना का एक परिचय है। सामान्य भाषा में आप समझ सकते हो कि आधारभूत संरचना का मतलब किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो आधारित संसाधन है उन्हीं को हम आधारभूत संरचना कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स द रिसोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। छात्रों, वैसे देश की आधारभूत संरचनाओं को तो कई सारे संसाधनों के साथ जोड़ करके देखा जाता है, किंतु अगर उस समस्त संसाधनों को एक रूप में अध्ययन किया जाए तो इनके 4 ग्रुप बनते हैं। वह ग्रुप क्रमशः ऊर्जा का हो सकता है, वह ग्रुप क्रमशः परिवहन का हो सकता है, संचार का हो सकता है और वित्तीय संसाधनों का हो सकता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। परिवहन का मतलब आवागमन के संसाधन, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जानते हैं। संचार संसाधन, जिसे हम कम्युनिकेशन के माध्यम से जानते हैं। और वित्तीय संसाधन, जिसे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं। यह उस देश की आधारभूत संरचनाओं का क्लासिफिकेशंस है, उनका विभाजन है इन्हीं 4 समूहों में। उस किसी भी देश के संसाधनों को, आधारभूत संसाधनों को विभाजित किया जाता है। छात्रों, चर्चा को बृहद स्तर पर बढ़ाने से पहले हम उन्हीं स्रोतों को अलग अलग से देख लेते हैं कि किन स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला स्रोत हमारा था ऊर्जा, जिसे हम कह रहे थे ऊर्जा या एनर्जी पावर सोर्सेज। छात्रों, इस सोर्सेज के अंतर्गत विद्युत, बिजली जिसे आप कह सकते हैं, विद्युत को पैदा करने के जितने भी माध्यम हैं उन्हीं समस्त माध्यमों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे बिजली बार बार चर्चा होती है, इसके बनाने के सबसे बड़े स्रोत कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद आजकल बड़े चलन में है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा जिसे पंचकी कह सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, एवं वर्तमान में बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं। जैसे आप वेस्ट एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं, अब तो हाइड्रो एनर्जी भी चर्चाओं में आने लगी है।
इसके अलावा कंपोस्ट एनर्जी की भी चर्चा हो रही है, गोबर गैस के बारे में भी चर्चाएं होती हैं। तो इन सारे स्रोतों को, जो ये स्रोत हैं, इन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इस इकाई के अंतर्गत, ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत, इन्हीं संसाधनों की संरचना क्या है, इनके विकास की अवस्थाएं क्या हैं, एक समय में इसके विकास के लिए क्या क्या रीति अपनाए जा रहे हैं, इन्हीं से जुड़ा हुआ अध्ययन किया जाएगा। छात्रों, आधुनिक युग में किसी भी देश का आर्थिक विकास एक बड़ी सीमा तक उस देश के अंदर उपलब्ध शक्ति संसाधन, ऊर्जा संसाधन के ऊपर डिपेंड्स करता है। जिस देश में जितने अधिक सस्ते एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा संसाधन उपलब्ध होंगे, उस देश का विकास उतनी ही आसानी से और उतनी ही तीव्र गति से हो सकेगा। इसका आशय यह है कि अगर हम कोई भी क्षेत्र उस देश का ले लें, जैसे कृषि क्षेत्र ले लें, उद्योग क्षेत्र ले लें, परिवहन क्षेत्र ले लें, या कोई भी आर्थिक विकास की इकाइयों को ले लें, वो बिना ऊर्जागत संसाधनों के आवश्यकता के उनका विकास हो ही नहीं सकता है। जब तक इन संसाधनों का उस देश में उपलब्धिकरण नहीं होगा, इन संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता नहीं होगी, तब तक उस देश का आर्थिक विकास संभव ही नहीं हो सकता है। इसके विपरीत छात्रों, हम ये कह सकते हैं कि जिस देश के अंतर्गत शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन अपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, अपर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उस देश में होने वाले विकास लगातार बाधाओं से घिरे रहते हैं। उस देश में आर्थिक विकास के लिए बहुत सारी बाधाएं सदैव देखने को मिलती हैं, जिस कारण उस देश का आर्थिक विकास हमेशा मंथर गति से या धीमी गति से होता रहता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश ने अपनी आर्थिक योजनाओं को बनाते समय ऊर्जागत संसाधनों के विकास के बारे में हमेशा से महत्व दिया है। किसी देश के आर्थिक विकास का अनुमान हम आज के परिप्रेक्ष्य में उस देश में उपलब्ध शक्तिगत संसाधनों, ऊर्जागत संसाधनों के आधार पर ही करते हैं। उस देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता क्या है, प्रति व्यक्ति कितना ऊर्जा खपत की जा रही है या कितनी ऊर्जा पैदा की जा रही है और उसका औद्योगिक वितरण क्या है, इसी संसाधनों के आधार पर, इसी आंकड़ों के आधार पर उस देश के आर्थिक विकास की परिकल्पना की जाती है। जिस देश में जितना अधिक ऊर्जागत संसाधन प्रति व्यक्ति उपलब्ध होंगे, उस देश के आर्थिक विकास की परिकल्पनाएं उतनी ही अधिक होती हैं, या माना जाता है कि उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक दृष्टि से होगा। छात्रों, इस दृष्टि में अगर देखा जाए तो भारत विश्व के तमाम विकसित देशों में बहुत पिछड़े पायदान पर है। भारत इस समय अगर विश्व के आंकड़े के आधार पर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो भारतवर्ष में इस समय लगभग 16% एनर्जी जो है वह यूज़ की जा रही है। विश्व की जनसंख्या जो हमारी है करीब 17% विश्व की जनसंख्या है, और विश्व की तुलना में जो हमारी आवश्यकता होनी चाहिए उसका सिर्फ 16% संसाधन ही आज हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। एक अनुमान है कि भारतवर्ष में लगभग आज जो हम विश्व की ऊर्जा पैदा हो रही है उसका लगभग आज भारतवर्ष में केवल 2.3% ऊर्जा ही भारतवर्ष में पैदा की जा रही है। एक औसतन आंकड़े के अनुसार लगभग हर व्यक्ति के पास जो ऊर्जा खपत का अनुमान भारतवर्ष में है करीब वो है 180 किलोवाट्स एनर्जी वार्षिक है। 180 किलोवाट्स एनर्जी एक व्यक्ति को एक साल में प्राप्त होती है। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर जो ऊर्जा की उपलब्धता है वो करीब आधा वाट एक दिन का है, आधा किलोवाट एक दिन का है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो छात्रों बहुत कम है। भारत में इस ऊर्जा के संसाधनों को विकसित करने के लिए बहुत सारे संसाधन अपनाए गए हैं, बहुत सारी रणनीति अपनाई गई है, और उस रणनीति को हम लोग सामान्यतः छात्रों दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा परंपरागत स्रोत है और दूसरा हमारा गैर परंपरागत स्रोत है। छात्रों, जब मैं अगली इकाई के रूप में आपसे ऊर्जा और शक्ति पर विशेष अध्ययन करूंगा तो इन समस्त संसाधनों को अलग अलग से मैं विश्लेषित करूंगा कि कोयला की उपलब्धता क्या है, या इन संसाधनों की परंपरागत संसाधनों की उपलब्धता क्या है और गैर परंपरागत संसाधनों की उपलब्धता क्या है। अभी सामान्यतः मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्टिव रूप में ये बता रहा हूँ कि भारतवर्ष में ऊर्जा के संसाधनों को, ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा परंपरागत संसाधन है और दूसरा हमारा गैर परंपरागत संसाधन है। परंपरागत संसाधन अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका आशय यह है कि ऊर्जा के वही स्रोत जिनसे ट्रेडिशनल एनर्जी, जिससे लगातार नियंत्रित अवस्था में, लगातार निरंतर अवस्था में विश्व के और देशों में और भारतवर्ष में भी ऊर्जा पैदा की जाती रही है। जो भारत की प्रचलित या विश्व की प्रचलित ऊर्जा के स्रोत हैं उसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला की ऊर्जा, आप कह सकते हैं ताप ऊर्जा,
कह सकते हैं, पेट्रोलियम ऊर्जा कह सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे एनर्जी के स्रोत हैं, इसे हम सामान्यतः परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में शामिल करते हैं। छात्रों, परमाणु ऊर्जा को लेकर के थोड़ा सा विद्वानों में मत विभेद है। कुछ विद्वान इसे परंपरागत स्रोत में रखते हैं और कुछ विद्वान इसे गैर परंपरागत स्रोत में भी शामिल करते हैं। जैसे जापान में बहुतायत मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती थी, तो वहाँ के अर्थशास्त्री, वहाँ के विद्वान इसे ट्रेडिशनल सोर्सेज में रखते हैं। और भारत जैसे देशों में जो विकासशील देश हैं, इनके पास न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट्स बहुत विकसित मात्रा में नहीं है या बहुत पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन नहीं करते हैं। इसी कारण विकासशील देशों में इसे गैर परंपरागत स्रोतों के रूप में रखा जाता है। चूँकि हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में इन स्रोतों को शामिल करेंगे। तो गैर परंपरागत में पहला हमारा परमाणु ऊर्जा हो सकता है। वायु एनर्जी के बारे में सुना होगा, पंचक्की जिसके बारे में चर्चा होती है। वाटर एनर्जी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। सूर्य एनर्जी जो आजकल नया एक चलन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हम ध्यान दे रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में। आपने गैस एनर्जी सुना होगा। इसके अलावा आप बायो कंपोस्ट एनर्जी के बारे में सुन रहे होंगे, या वेस्ट एनर्जी का भी कंसेप्ट इस समय चलन में है, जो हमारे यहाँ वेस्टेज निकाल दिए जाते हैं। जैसे गोबर गैस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो पेड़ पौधों से गिरने वाले जो हमारे पत्तियाँ हैं, उन वेस्ट को इकट्ठा किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से भी एनर्जी पैदा करने की बात हो रही है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज, या ये देश के विकास के लिए इन संसाधनों की अवस्था क्या है, इसे आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश में ऊर्जा के संसाधन में इन सारे स्रोत का प्रयोग होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता ज़्यादा होगी। और अगर ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा है, तो ऐसे देश को हम लोग विकसित देश कहेंगे। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश के पास ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता कम है, तो ऐसे देश को हम सामान्यतः गैर विकसित देश, या ये कह सकते हैं उस देश के आर्थिक विकास में बाधा आ रही है। छात्रों, आधारभूत संरचना का जो दूसरा अहम बिंदु है, वह है परिवहन संसाधन। परिवहन का मतलब आवागमन से संदर्भित है। और पहले मैं इनके स्रोतों की बातें कर लूँ, फिर इनका डिटेल में आपके साथ चर्चा करता हूँ। परिवहन के जो संसाधन के स्रोत हैं, वो सामान्यतः 4 हैं, और आज के चलन में एक नया स्रोत भी जुड़ गया है। मैं उनकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। पहला संसाधन है हमारा सड़क परिवहन, दूसरा है हमारा रेल परिवहन, तीसरा है हमारा जल परिवहन, चौथा है हमारा वायु परिवहन, और जो पांचवा मैंने आपके साथ कहा नया जो जुड़ा हुआ है, वो टनल परिवहन, जिसको सुरंग परिवहन कहा जाता है। सड़क परिवहन से आप सब परिचित होंगे, जो सड़कों पर वाहन चलाए जाते हैं, आवागमन के लिए ये यूज किए जाते हैं। रेल परिवहन सरकारी नियंत्रण में, या रेल गाड़ियों की परिवहन की बातें हैं इसमें शामिल होती हैं। जल परिवहन आवागमन के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशंस के लिए भी इसके अंतर्गत यूज किया जाता है, जिसमें जहाज रानी के बारे में चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े शिप यार्ड के बारे में चर्चा होती है। वायु परिवहन एयरवेज के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर माल वाहन में ये कम प्रयोग किया जाता है छात्रों। ये मुख्यतः व्यक्तियों के आवागमन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक परिवहन का नया संसाधन है, उसको टनल परिवहन कहा जा रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में, भारतवर्ष में टनल परिवहन को शुरू किया गया है। विश्व के तमाम ऐसे देश जो भूमि पर परिवहन के साथ साथ अब टनल परिवहन को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो यह भी ट्रांसपोर्टेशन के संसाधनों में एक नई श्रृंखला जुड़ रही है, जिसे सुरंग परिवहन के रूप में जाना जाता है। विश्व के तमाम विकसित देश, अमेरिका जैसे विकसित देश, जर्मनी जैसे विकसित देश अब टनल परिवहन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इससे रोड की ट्रैफिक कम होती है, और कहीं ना कहीं हमारे सड़कों का जो लोड है, या जो प्रदूषण हमारे सड़कों पर ज़्यादा हो रही है, उस प्रदूषण को भी कम किया जाता है। इसके लिए एक यूनिफाइड और साइंटिफिक डेवलप कैप्सूल्स बनाए गए हैं। इन कैप्सूल्स के द्वारा भी परिवहन किया जाता है। तो ये हमारे परिवहन संसाधनों के कुछ स्रोत हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ की। अब परिवहन संसाधन होता क्या है, इनके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और इनका आधारभूत संरचनाओं में क्या उपयोग है, इनके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। छात्रों, परिवहन शब्द अंग्रेजी भाषा के ट्रांसपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ट्रांसपोर्ट मतलब किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, आवागमन करना। यह कंसेप्ट छात्रों अमेरिका के विद्वान फेयर और विलियम्स जो हैं, इनके अनुसार सबसे पहले ज़्यादा चलन में लाया गया, सबसे पहले हाईलाइट्स किया गया इस बिंदुओं पर। उनका अपना मत था कि परिवहन का अर्थ मनुष्य एवं संपत्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए किया जाता है।
इसकी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने व्याख्या की थी, लेकिन सबसे पहले सिस्टमेटिक व्याख्या इन्हीं विद्वान द्वय ने किया था। उनका साफ तौर पर मानना था कि मनुष्य का आवागमन और संपत्तियों का आवागमन, चल संपत्ति अचल संपत्ति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम चल संपत्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अचल संपत्ति का इसमें आवागमन नहीं है। तो अचल संपत्तियों को छोड़कर जो चल संपत्ति है, जैसे हमारे सोना चांदी, हमारे द्वारा उत्पाद किए गए वस्तुएं जिनका मूल्य शामिल है, तो ऐसे ऐसे मूल्य, ऐसे संसाधन और मानव ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन को ही हम परिवहन की सीमा के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस प्रकार परिवहन का सामान्यतः उद्देश्य मनुष्य को और संसाधनों को, जो हमारे उपकरण हैं, जो हमारे मटेरियल्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये पूरी की पूरी प्रक्रियाएं जो हैं छात्रों, इसे हम परिवहन का नाम देते हैं सामान्यतः। आज के मशीनी युग में छात्रों, परिवहन से तात्पर्य कितनी जल्दी से, कितने आसानी से, कितने तीव्रता से, कितनी सहजता से हम अपने आपको और अपने आवश्यक उपकरणों को, आवश्यक सामग्री को, आवश्यक संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाते हैं, आधुनिक अर्थ में इसी को हम परिवहन कहते हैं। आधुनिक अर्थ में इसी संसाधन को परिवहन के नाम से जाना जाता है। इसके स्रोत के रूप में मैंने अभी आपके साथ चर्चा की थी कि यह रेल परिवहन के रूप में आप जोड़ सकते हैं, सड़क परिवहन के रूप में जोड़ सकते हैं। जिन देशों की जैसी सुगमता है, जिन क्षेत्रों की जैसी सुगमता है, उसके आधार पर सरफेस पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, जो आवागमन के सिस्टम को डेवलप किया था, सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस पर जो आवागमन की सुविधा की जाती है उसे सड़क परिवहन कहा जाएगा। जो वाटर में ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, जो जल माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, उसे जल परिवहन कहा जाएगा। जो वायु के माध्यम से किया जाएगा उसे हम वायु परिवहन कहेंगे। और रेल परिवहन इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सड़क परिवहन पर एक साथ एक से अधिक संसाधनों को चलाया जा सकता है। रेल परिवहन के लिए अलग से मार्ग का निर्माण किया जाता है और उस मार्ग पर कोई और संसाधन नहीं यूज कर सकता है, नहीं चलाया जा सकता है। तो इसी कारण से रेल परिवहन एक अलग संसाधन के रूप में सम्मिलित किया गया है। और जो पांचवा परिवहन है, सुरंग परिवहन, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 5 माध्यम हैं जिन माध्यमों के द्वारा व्यक्ति को, मानव को या किसी भी संसाधन को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा तो उसे परिवहन के संसाधनों में शामिल किया जाता है। छात्रों, देश के विकास के लिए ही नहीं, ये संसाधन देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। आज के समय में कोई भी देश अपने सुरक्षागत चुनौतियों को देखते हुए अपने देश में सुरक्षागत चुनौतियों को मजबूत करने के लिए परिवहन संसाधनों का बहुत ही तीव्र गति से विकास करता है, या बहुत ही अच्छी सड़कों का विकास, बहुत ही अच्छे परिवहन संसाधनों का विकास अपने देश में करने की कोशिश करता है। जितना उस देश में परिवहन संसाधनों का विकास अच्छा होगा, उस देश की सुरक्षा उतनी ही फुल प्रूफ मानी जा सकती है, उतनी ही बुलेट प्रूफ मानी जा सकती है। क्योंकि जब परिवहन संसाधनों की व्यवस्था अच्छी होगी तो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थान पर आसानी से आर्मीज़ को, सेनाओं को डिप्लॉयड किया जा सकता है, या किसी भी स्थान पर अगर आवश्यकता उपलब्ध है, किसी भी स्थान पर अगर सरकारी आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो उन स्थानों पर सरकार अपनी उपलब्धता को, अपनी उपस्थिति को सहजता से उपलब्ध करा पाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में देश के भीतर ही नहीं, अपने सीमाओं पर भी इस परिवहन सुविधाओं के विस्तार के बारे में चर्चा की जा रही है, इसे विकसित करने के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर बॉर्डर सीमाओं पर हमारा परिवहन अच्छा होगा तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से अपने बॉर्डर की निगरानी कर पाएंगे। दूसरा, अगर हमारा वहाँ वायु परिवहन अच्छा होगा तो वायु परिवहन अच्छे होने की अवस्था में हम वहाँ पर आपातकाल की स्थितियों में अपने देश के हित में वहाँ कोई निर्णय ले पाएंगे। और वायु परिवहन के बारे में मैं चर्चा करूं, वायु परिवहन तो सामान्यतः उसी क्षेत्रों पर सम्मिलित किया जाएगा जहां पर हमारे सीमाएं जल परिवहन के माध्यम से जुड़ रही हों, जो जल संसाधनों के माध्यम से जुड़ रही हों, तो वहां पर जल परिवहन, और जहां पर जल परिवहन संभव नहीं है वहां पर हम वायु परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। टनल सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से तो कम, लेकिन आवागमन का एक नया विकल्प है। कुछ देशों ने इसे सुरक्षा के चुनौतियों के रूप में भी सम्मिलित किया है। जैसे जहां पर बॉर्डर क्षेत्रों में बहुत बमबारी या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन क्षेत्रों में अब टनल परिवहन को ज़्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। नेहरू टनल जो भारतवर्ष में चलाया गया है,
उस टनल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि वो सुरक्षागत, चूँकि जम्मू कश्मीर में कई सारे घटनाएं होती रहती हैं, तो इस नाते वहाँ पर सुरक्षागत दृष्टि को देखते हुए भी इस टनल को एक परिवहन के माध्यमों के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ये हमारे जो परिवहन के इक्विप्ड हैं, ये परिवहन के ये 5 प्रकार हैं, परिवहन के ये 5 स्रोत हैं, जिनको किसी भी देश के लिए आधारभूत संरचनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परिवहन मजबूत होने का मतलब है कि वहाँ पर संसाधनों का हस्तांतरण आसानी से हो पाएगा। तो परिवहन को भी किसी भी देश के आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए एक अहम घटक के रूप में, एक अहम फैक्टर्स के रूप में माना जाता है। छात्रों, देश के आर्थिक विकास के लिए अगला जो महत्वपूर्ण रिसोर्स है, उसे हम संचार रिसोर्स के रूप में मानते हैं, कम्युनिकेशन रिसोर्स के रूप में मानते हैं। कम्युनिकेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कम्युनिकेशन, अपने संचार को, अपने मैसेजेस को कन्वे करने वाले मीडियम के बारे में। और यह आज का मीडियम नहीं है, बहुत पुराने मीडियम्स हैं। बहुत प्राचीन काल से ही आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक संरचनाओं के विकास के लिए इस माध्यम को बहुत ही इफेक्टिव माना जाता रहा है। हमारे बहुत सारे परंपरागत स्रोत थे, हमारे बहुत सारे परंपरागत संसाधन थे, जिनके द्वारा ऐसे मीडियम्स को अपनाया जाता था। उस समय का स्वरूप और अब के स्वरूप में बहुत अंतर आ चुके हैं। और पहले जो कम्युनिकेशंस होता था वो, उसका इफेक्ट कुछ और था, और आज हमें हमें त्वरित सूचनाएं चाहिए, तो वो इफेक्ट अलग है। फिलहाल ये संचार के माध्यम का इशू है, और संचार के माध्यमों में जो जिन स्रोतों को शामिल किया जाता है, वो हमारा सबसे प्रारंभिक स्रोत, सबसे परंपरागत स्रोत डाक एवं टेलीग्राम सुविधाएं थी। लगभग आज चलन से बाहर है। अगर कुछ रजिस्ट्री मेल की बात ना किया जाए, तो लगभग डाक की सुविधाएं अब अपनी समाप्ति के कगार पर हैं। टेलीग्राम को सरकार ने बंद ही कर दिया है। टेलीफोन कम्युनिकेशंस, यह भी एक इफेक्टिव माध्यम था, और आज बहुत कम चलन में है। जो हमारे बेस लाइन फ़ोन की हम आपसे बात कर रहे हैं, लैंडलाइन फ़ोन की हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो ये एक मीडियम कम्युनिकेशंस का था। और जो आज सबसे ज़्यादा चलन में है, छात्रों, मोबाइल का मीडियम्स। यह कम्युनिकेशंस का एक नया क्रांति का मीडियम है। आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी सूचनाएं कन्वे करनी है, तो बड़े आसानी से हम इस इकाई के द्वारा अपनी सूचनाओं को कन्वे कर लेते हैं। तो यह भी आर्थिक विकास के सूचकांकों को प्रदर्शित करता है। किस देश में जितना ज़्यादा इस माध्यमों का विकास होगा, जितना ज़्यादा मोबाइल सर्वर यूजर्स होंगे, मोबाइल यूजर्स होंगे, उतना ही उस देश का कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग माना जाएगा। फैक्स सुविधाएं, जो हमारे रिटर्न मैसेज भेजने की प्रथा थी, यद्यप पुरानी प्रथा थी, अब बहुत कम चलन में है। इसका स्थान इंटरनेट ने ले लिया है। जब से इंटरनेट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब से फैक्स की सुविधा लगभग लगभग समाप्ति की कगार पर है। सबसे इफेक्टिव मीडियम, छात्रों, आज का जो है वो इंटरनेट का मीडियम्स है। इंटरनेट मीडियम्स कई प्रकार के मैसेज के कन्वे को करने के लिए सहायक है। इमेज ट्रांसफ़र, इमेज मैटर ट्रांसफ़र करना, इवन जिस माध्यम से मैं आप तक अपने लेक्चर्स पहुंचा रहा हूं, यह भी एक माध्यम संचार का ही है, कि हम कहीं बैठ करके अपनी सूचनाओं को स्टोर करते हैं, अपनी सूचनाओं को रिकॉर्ड करते हैं, और आप तक विश्व के कोने कोने में अगर आप रह रहे हो, तो हम आपको तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। जितनी सहज माध्यम से हम इस सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं, यह उस देश के विकास के घटकों को स्पष्ट करता है। और एक नया मीडियम्स है, छात्रों, जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चाएं होती हैं, हॉटलाइन मीडियम्स। ये हॉटलाइन जो मीडियम्स है, छात्रों, इसका सामान्यतः प्रयोग देश की सरकारें करती हैं। जो विकसित देश की सरकारें हैं, वह हॉटलाइन मीडियम्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानती हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैसेज मानती हैं। क्योंकि इंटरनेट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे न्यूज़ हैं कि इंटरनेट को हैक किया जा सकता है, या तमाम प्रकार के घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और चूंकि वह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिंदु है, इस कारण हॉटलाइंस जो है वो सरकारी कम्युनिकेशंस का मीडियम है। तो छात्रों, ये कुछ स्रोत हैं जिसे हम संचार मीडियम के रूप में, संचार माध्यम के रूप में, संचार संसाधनों के रूप में अध्ययन करते हैं। ये संचार माध्यम का डिटेल स्टडी हम आपसे अब कर रहे हैं। छात्रों, संचार संसाधन किसी भी देश के लिए आज के आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं के विकास की कड़ी मानी जाती है। संचार माध्यम आज की आवश्यकता ही नहीं, आज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय डिस्कशन, अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का भी विषय है। किसी भी देश में अगर संचार माध्यम इफेक्टिव होगा, तो वहाँ सूचनाएं ही नहीं, वहाँ साथ साथ बौद्धिक संपदाओं का भी हस्तांतरण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो तकनीकी विकास उस देश के
आप वैज्ञानिक विकास की बात कह सकते हो, उस देश के आधारभूत संरचनाओं की विकास कर सकते हो, उस देश के सामाजिक विस्तार की आप बात कह सकते हो, उस देश के संभाषण क्षमताओं की आप बात कर सकते हो। जितनी भी विकास के सूचक हैं, उन समस्त सूचकों के लिए संचार माध्यम को आजकल इफेक्टिव माना जा रहा है। संचार आपको नाम से ही स्पष्ट है, संचार जहाँ पर कम्युनिकेट रिसोर्सेज, सूचनाएं जो कम्युनिकेट किया जा सके, जो डाटाओं को, जो मैटर्स को एक दूसरे तक उपलब्ध कराया जा सके, अपने सूचनाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस इफेक्टिव माध्यम से, किस सहजता से उपलब्ध कराया जा सकता है, उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना गया है। आजकल हमारे चलन में, हमारे ज्ञान में, हमारे नॉलेज में बड़ी चर्चाएं होती हैं 2G मीडियम्स, 3G मीडियम्स, 4G मीडियम्स, इवन हम लोग अब 5G मीडियम्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये 4G, 3G, 2G ये क्या है? ये संचार मीडियम्स की सबलता को स्पष्ट करता है। अगर किसी देश में अभी भी संचार मीडियम 2G, 3G मीडियम से चल रहे हैं तो उनसे हम विकसित हैं। सामान्यतः हम कहते हैं कि हम 4G की स्पीड्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा सर्वे है वो ये बताता है कि भारतवर्ष में इफ़ेक्टिव तरीके से जो 4G की स्पीड होनी चाहिए वह उपयुक्त अवस्था में नहीं पहुंच रही है, नहीं पहुंच पाई है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो 5G और 6G को यूज़ कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो 7G के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। छात्रों, जो देश 7G का यूज़ कर रहे हैं या जो 7G के विकास की बात कर रहे हैं, उनका उनका संचार तंत्र हमसे मजबूत है। तो इस रूप में देखा जाए तो उनके बारे में यही कहा जाएगा कि वो हमसे विकसित देश हैं, उनका आधारभूत संरचनाएं हमसे विकसित हैं, और हम अभी अगर 4G को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आर्थिक विकास का पैरामीटर उससे कमज़ोर है, उससे उससे निचले पायदान पर है। इसी प्रकार अगर और बिंदु को देखा जाए तो अगर हम परंपरागत उन माध्यमों को अभी भी यूज़ कर रहे हैं जिन माध्यमों को बहुत पहले यूज़ किया जाता था, जैसे मेल सुविधाएं की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे उस समय टेलीग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये एक इफेक्टिव मीडियम अब नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। जिन देशों में इस माध्यमों का चलन हो रहा होगा उस देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को बैकवर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम माना जाता है, और जिस देश में आधुनिक कम्युनिकेशन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट की सुविधा मैंने आपसे बताई, हॉटमेल की सुविधा मैंने आपके साथ शेयर किया, मोबाइल सुविधाओं के बारे में मैंने आपके साथ प्रयोग किया, चलन में आने के बारे में चर्चा की। तो ये सारी माध्यम सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं जिन देशों में जितने अधिक होंगी, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही तीव्रतम गति से होगा, उतना ही उपयुक्त होगा। या एक शब्द में कहा जाए तो अगर आज के आर्थिक विकास की परिकल्पना करनी है तो यह परिकल्पना बिना संचार माध्यमों के विकास के नहीं हो सकती है। तो संचार माध्यमों के विकास के लिए कम्युनिकेशंस रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। विदाउट डेवलपिंग दीज रिसोर्सेज the development of the country should not to be possible. So this is an effective and most important, more powerful resources for the development of the any country. छात्रों, आर्थिक विकास की जो अंतिम इकाई है, जो अंतिम रिसोर्सेज हैं, जो आज के अंतिम रिसोर्सेज के रूप में चर्चा किया जाता है, वो हमारे वित्तीय संसाधन है। ये अंतिम पायदान पर तो दिखते हैं, लेकिन इनका महत्व सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में किया जाता है, इनका अध्ययन सबसे इंपॉर्टेंट इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें छात्रों सामान्यतः बैंकिंग सुविधाएं, बैंक जिसको हम कहते हैं, बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं इसके अंतर्गत। इंश्योरेंस फैसिलिटीज, बीमा सुविधाएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसके अलावा निजी ऋण इकाइयाँ, आपने देखा होगा, सुना होगा नाम की बहुत सारे प्राइवेट इकाइयाँ भी ऐसी हैं जो ऋण प्रदान करती हैं। तो प्राइवेट लोन्स यूनिट्स, प्राइवेट ऋण इकाइयाँ भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और चूंकि देश के अंतर्गत बहुत सारे देसी बैंकर्स भी होते हैं, छोटे छोटे ग्राम के साहूकार, गांव के धनी लोग, गांव के धनाढ्य वर्ग, ये सारे लोग भी ऋण की सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं या वित्तीय सुविधाओं को, वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराते हैं। तो इन माध्यमों को वित्तीय संसाधन के अध्ययन के रूप में शामिल किया जाता है। छात्रों, ये एक आर्थिक विकास का कोर पॉइंट्स है। किसी भी देश का आर्थिक विकास जब तक वित्तीय संसाधनों का विकास नहीं होगा तब तक नहीं किया जा सकता है। तो ये वित्तीय संसाधनों की अवस्थाएं क्या हैं या वित्तीय संसाधनों की इंपॉर्टेंस आर्थिक विकास में क्या है, इसकी चर्चा अब मैं आपके साथ कर रहा हूँ। छात्रों, आधारभूत रचना के विकास के लिए बैंक, बीमा कंपनियां या वित्तीय संस्थान किसी भी विकास के लिए अति आवश्यक इकाई के रूप में शामिल किया जाता है।
जब तक किसी देश के विकास के में वित्तीय इकाइयों का विकास सम्मिलित नहीं होगा, तब तक उस देश का आर्थिक विकास से अधूरा रहेगा। उस देश का आर्थिक विकास किसी भी तरह से जो यथेष्ट लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वैसे ही बीमा जोखिम के बारे में चर्चा किया जाए। बीमा जोखिम उस देश के अंतर्गत एक प्रबंधकीय क्षमता को या जोखिम प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ावा देने का काम करती है। जितनी अधिक बीमा इकाइयों का विकास होगा, उतने ही अधिक लोग उस देश के अंतर्गत जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे। इंश्योरेंस के लाभ के साथ साथ वो जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे, और जितना ही अधिक जोखिम उठाएंगे, उतने ही अधिक उस देश के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं के विकास को बल मिलेगा। यद्यप सरकार प्रयास तो करती है, किंतु सरकार के प्रयास के द्वारा देश का आधारभूत संसाधन बहुतायत मात्रा में विकसित नहीं किया जा सकता है। देश के आधारभूत संसाधनों के विकास करने के लिए जब तक प्राइवेट इकाइयों का सहभाग नहीं होगा, तब तक यह विकास के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा, तब तक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और प्राइवेट इकाइयां जोखिम तभी लेंगी जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में इंश्योरेंस की सुविधा हो। अगर वो कोई कार्य कर रही हैं, उन्हें इस बात की सिक्योरिटी दी जाए कि हाँ, इस कार्य में होने वाले घाटे और नफ़े का भुगतान उनको कोई दूसरी इकाई करेगी, तो वो सहजता से जोखिम उठाने में के लिए तैयार हो जाएंगी। और अगर वित्तीय सुविधाओं का विस्तार नहीं होगा, इस प्रकार की इंश्योरेंस सुविधाओं का विस्तार नहीं होगा, तो किसी भी देश के निजी इकाइयाँ देश के आर्थिक विकास की परिकल्पनाओं के बारे में नहीं सोचती हैं। तो ये दोनों इकाइयाँ वित्तीय संसाधन के अंतर्गत बढ़ी जाती हैं, और ये देश के आर्थिक विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अर्थतंत्र इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। छात्रों, इसके साथ ही साथ एक निजी इकाइयों के बारे में भी चर्चा होती है। जो निजी इकाइयां ऋण प्रबंधन के बारे में बातें करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक पूंजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह कुछ पूंजी को बचत के रूप में शामिल कर लेते हैं, बचत के रूप में सम्मिलित कर लेते हैं। अब वह बचत पूंजी एक प्रकार का आप एनपीए मान सकते हो, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मान सकते हैं। अगर ऐसी पूंजियों को ऋण सुविधाओं के रूप में निजी इकाइयों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, तो देश का आर्थिक विकास सहजता से हो सकता है। जिस देश में जितना अधिक एनपीए होता है, उस देश का आप कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा मंथर गति से चलता है। तो यहाँ पर एनपीए के बजाय अगर वह एनपीए का असेट्स ऋण ट्रांसमिशंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देश का आर्थिक विकास संभव है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, अगर उनके बारे में देखा जाए, उनके बारे में अध्ययन किया जाए, तो देखने को समानता यही मिलता है कि उन देशों में ऋण प्रदान करने वाली इकाइयाँ बहुतायत मात्रा में हैं। जितनी ऋण प्रदान करने वाली इकाइयों का विकास होगा, उतने ही ज़्यादा उन देशों में निवेश के बारे में चर्चाएं होंगी। देशी निवेशक उस देश में पूंजी को लगाएगा, और अपने आप जब निवेश होगा तो संरचनाओं का, आर्थिक संरचनाओं का, आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। देश के अंतर्गत औद्योगिक माहौल का सृजन होगा। तो तीसरी जो इसके पॉइंट्स है वित्तीय संसाधनों के लिए, उसके बारे में कहा जा सकता है कि निजी ऋण इकाइयाँ भी देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होती हैं। छात्रों, एक अंतिम कंसर्न बनता है जो हमारे वित्तीय संसाधनों के रूप में, वित्तीय रिसोर्सेज के रूप में चर्चा किया जाता है, वो देसी बैंकर्स के बारे में। चूंकि विश्व के एक बहुतायत देशों की श्रृंखला जो है, वह विकासशील देश कह सकता हूँ या पिछड़े देशों की श्रृंखला में शामिल है, और इन देशों में वित्तीय सुविधाओं को आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करा पाना एक जटिल कार्य है। मैं असंभव तो नहीं कह सकता, किंतु फिर भी एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक कंसेप्ट आप कह सकते हैं कि बस उसके इर्द गिर्द ही एक इशू है, उसके इर्द गिर्द ही एक कंसर्न है कि वहाँ पर हर व्यक्ति तक सरकारी बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर पाना एक जटिल कार्य है। और अगर सरकारी वित्तीय सुविधाओं का विस्तार किया भी जाए, तो चूंकि ग्रामीण इकाइयां हैं, लोग उतने जागरूक नहीं होते, लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं होता कि वह सरकार के तमाम इकाइयों का, सरकार के तमाम रीतियों का लाभ उठा सकें। वह बहुतायत मात्रा में अपने सगे संबंधियों, अपने परिचय के लोगों से, अपने गांव के साहूकारों से, अपने गांव के धनाढ्य वर्गों से ही ऋण लेने को प्रेफरेंस देने के बारे में चर्चा करते हैं। और यह उचित भी है, क्योंकि सहजता से ऋण की प्राप्ति हो जाती है, और कहीं ना कहीं किसान को भय नहीं होता है। तो भय रहित माहौल में अगर वित्त की व्यवस्था की जाए, तो वह उस देश के आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा इशू है, अच्छा कंसर्न है। बशर्ते इस पर सरकार का ध्यान यह रहता है कि जो निजी वित्तीय संस्थाएं हैं, जो निजी देसी बैंकर्स हैं, उनके द्वारा चार्ज किया जाने वाला ब्याज इतना अधिक ना हो कि वह ऋणदाता भुगतान ही ना कर सके।
एवं एक कंसर्न यहाँ भी है कि कई बार होता है कि वो ऋण लेने के बाद उनसे बेगारी या कई प्रकार के सामाजिक अपराध को बढ़ावा देने के लिए योग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसी ऐसी संभावनाएँ ना हों, इसी संभावनाओं को बचने के लिए, इसी संभावनाओं को संरक्षित करने के लिए, संभावनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को पोषित करने के लिए, बचाने के लिए सरकार कोशिश करती है कि देसी बैंकरों का बहुत अधिक मात्रा में विकास ना हो सके। फिर भी विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास में इन इकाइयों की उपयोगिता बहुत प्रशंसनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आज भी सरकार देसी बैंकरों की उपलब्धता को स्वीकार करती है। देसी बैंकर्स को भी छोटे-छोटे लाइसेंस के रूप में पॉकेट में फाइनेंस फैसिलिटीज़ के रूप में इनको शामिल किया जाता है। तो यह कुछ बिंदु थे जिनके बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। यह किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जिन बिंदुओं की हमने आपके साथ चर्चा की, जो 5 भाग थे हमारे, इन 5 भागों में किसी भी देश का आर्थिक तंत्र का विकास, आर्थिक संरचनाओं का विकास सम्मिलित है। अगर इन पांचों इकाइयों में से कोई भी एक इकाई अवरुद्ध हो जाएगी तो उस देश का आर्थिक विकास अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास का अध्ययन अगर करना है, आर्थिक विकास की अभिकल्पनाओं का अगर विश्लेषण करना है, तो उस अभिकल्पनाओं के विश्लेषण के लिए इन चारों विषयों का, इन चारों बिंदुओं का समेकित रूप से विकास होना और एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर के विकास होना अति आवश्यक है। यह कुछ इस इकाई के पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। छात्रों, अगली इकाई के रूप में हम इसी बिंदुओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के आधारभूत संरचनाओं की अवस्था क्या थी और उसी अवस्थाओं में हमने जो विकास की रणनीति अपनाई है, उससे हमारे आर्थिक विकास की गति को कितना बढ़ावा मिला है। अगर वह गति हमारे जनसंख्या की वृद्धि की गति से तेज़ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों की तुलना में हमारी विकास की गति तेज़ है, तो इसका इम्पैक्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो हम ये मान के चलेंगे कि भारतवर्ष ने विगत वर्षों में आर्थिक विकास किया है। किंतु अगर विश्व के पैरामीटर पर वो विकास नहीं उपयुक्त होगा, तो हम ये मान सकते हैं, ये हम देख सकते हैं, ये हमारा निष्कर्ष आएगा कि भारतवर्ष में आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो अब ये एक यक्ष प्रश्न है, ये एक क्वेश्चंस है कि भारतवर्ष में आर्थिक विकास को किस पैरामीटर पर कैसे मापा जाए, उसके आंकड़े क्या हैं। इनकी चर्चाएं छात्रों हम आपसे अगले लेक्चर्स में उपलब्ध करेंगे। छात्रों, आशा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का जो अध्ययन आज हम लोगों ने किया है वह आपको समझ में आया होगा और आपके आगे के अध्ययन के लिए यह इकाई प्रभावपूर्ण होगी। इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं।